वो हंसती थी तो सेट पे सभी लोग बस उसकी हंसी को सुनते रहते थे। ऐसी प्यारी हंसी कि एक बार शुरू हो तो बस थमने का नाम ही न ले, और उस सेट के माहौल को चार चांद लगा देती थी। खूबसूरत चेहरा, प्यारी हंसी और आंखों में चमक। जी हाँ, आज हम जिक्र करेंगे अपने दौर से लेके इस दौर तक के दिलों पर राज करने वाली अभिनेत्री मधुबाला जी के बारे में। इनका जन्म 14 फरवरी 1933 दिल्ली में हुआ। 14 फरवरी की डेट सुनते ही हमारे दिलों में जो दिल की बात आती है, और इसी दिल में हमारे दिल में आज भी मधुबाला जी रहती हैं। इनके बड़े बुज़ुर्ग आबा व अजदाद काबुल से हिजरत करके हिंदुस्तान आए थे बरसगीर। मधुबाला जी का असल नाम मुमताज़ जहाँ बेगम था। 1940-41 के साल में इनके वालिद अताउल्ला ख़ान दिल्ली से हिजरत करके बम्बई आ गए, अच्छे रोज़गार की तलाश में, काम की तलाश में। इनके वालिद की दिलचस्पी शुरू ही से फ़िल्मों में और अदाकारी में थी, तो वो चाहते थे कि मधुबाला जी भी फ़िल्मों में अपना सफ़र शुरू करें और इसी में अपना नाम बनाएं, क्योंकि माशाल्लाह खूबसूरत और एक पुरकशिश शख्सियत की शुरू से हामिल थीं। शुरुआत के दिनों में तो बहुत से चक्कर लगाने पड़े सेट्स के, स्टूडियोज़ के। इनके वालिद इनको सुबह से लेके शाम तक मेहनत करके मुख्तलिफ़ सेट्स के ऊपर, शूटिंग्स के ऊपर जाते थे और काम की तलाश करते थे कि कहीं ना कहीं कोई मौका मिल जाए। और इस सब के दौरान मधुबाला जी ने भी कभी हिम्मत नहीं हारी। हालांकि बहुत कम उम्र में थीं, लेकिन फिर भी अपने वालिद की ज़िम्मेदारियों को देखते हुए, उनको अपनी ज़िम्मेदारियां समझते हुए वो उनके साथ हमेशा रहीं और हिम्मत नहीं हारी। इनकी अनथक मेहनत रंग ले आई और एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट इनको 1942 में पहली फ़िल्म मिल गई, बसंत के नाम से। एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट इनके काम को बहुत सराहा गया और लोगों ने इनके काम को बहुत पसंद किया। इनको और भी मज़ीद मूवीज़ मिलना शुरू हुई और सफ़र इस तरह से चलना शुरू हो गया। कुछ हालात बेहतर हुए और ज़िम्मेदारियां इनकी जो थीं वो एक तरह से मुकम्मल होना शुरू हुई, तो इनके वालिद जमुना के किनारे, एक किनारे पर मैं खड़ी हूँ। जमुना के किनारे गंगा, बड़ा गंगा जमुनी स्वप्न होगा। हाँ, एक किनारे पर मैं हूँ और दूसरे पर तुम, मगर तुम्हारे सर पर और ये खुद दोनों ही मज़ीद मेहनत करने लगे और अपने इस जस्तजू को आगे बढ़ाने लगे। ये मेहनत का सफ़र इस तरह जारी रहा और साल आ गया 1947। जी हाँ, ये वही साल था जब इनको पहली मूवी मिली एज ए लीड हीरोइन के हिसाब से, वो भी राज कपूर जैसे बड़े नाम के साथ, और मूवी का नाम था नीलकमल। एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट जितने भी लोग इनको देखते थे वो इनके चेहरे से शनासाई रखते थे, और अब तो जैसे ये अब लीड हीरोइन के रोल में आई तो लोगों ने इनके काम को मज़ीद सराहा और इनको मज़ीद पज़ीराई मिली। आवाम इनके काम को पसंद करती रही और ये मुख्तलिफ़ अदाकारों के साथ अपना सफ़र जारी रखती रहीं। मधुबाला जी ने अपने करियर में सभी बड़े नामों के साथ काम किया, जैसे कि अशोक कुमार साहब, देवानंद साहब, जितने भी बड़े नाम थे, बड़े अदाकार थे, उन सब की ख्वाहिश थी कि अब मधुबाला जी उनके साथ काम करें। 1949 में इनकी मूवी महल आई अशोक कुमार साहब के साथ। 1951 में इसी तरह 1951 में देवानंद जी के साथ इन्होंने मूवी की। और जब जरा सा प्रेम मिला, प्रेमनाथ का बातें बनाओ नदी, राज तो आपके खुल गए। आंखें चुराओ न जी, नैन से नैन तो मिल गए। क्या बुरा हुआ, दिल मचल गया,
मूवीज़ मज़ीद जिनके बारे में अगर हम जिक्र करें तो बस शायद वक्त थोड़ा हो। अब मधुबाला जी अपना नाम इंडस्ट्री में बना पाई थीं और लाखों करोड़ दिलों की आवाज़ बन चुकी थीं। कामयाबी के साथ साथ अब इनके हालात भी अच्छे हो गए थे और घर वालों की जो ज़िम्मेदारी इनके ऊपर थी ये बखूबी तरीके से निभा रही थी। इनके वालिद साहब इनके साथ हमेशा इनकी रहनुमाई के लिए मौजूद होते थे और ये भी हमेशा बिल्कुल ताबेदारी के साथ अपने वालिदी का हर काम और हर हुक्म मानती थीं। काम का ये सफ़र जारी रहा, साल आगे इस तरह गुजरते रहे और साल आ गया 1951 का 1951, जिसमें इनकी मूवी बादल आई और इस मूवी में इनको काम करने का मौका मिला प्रेमनाथ जी के साथ। सेट पे दोनों की ही बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई और दोनों ही एक दूसरे को पसंद करना शुरू हो गए और ये पसंद इतनी थी कि बस चाहते थे कि एक दूसरे के साथ जल्दी एक संबंध में बन जाएं और शादी कर लें। जब ये बात मालूम हुई मधुबाला जी के वालिद को तो उनको ये बिल्कुल भी बात पसंद नहीं आई और उन्होंने उसकी रीज़न ये बताई कि प्रेमनाथ जी जो थे वो एक हिंदू बिरादरी से थे जबकि मधुबाला जी एक मुस्लिम घराने से थीं। मधुबाला जी को मना किया कि वो इस ताल्लुक़ से दूर रहें और यहाँ पे आप मधुबाला जी की ताबेदारी देखिए कि उन्होंने अपने वालिद की बात को बिल्कुल माना और अपने इस प्याले प्यार की कुर्बानी दी। जब यह ताल्लुक़ ख़त्म हो गया तो प्रेमनाथ जी जो थे वो बहुत सदमे में आ गए और उन्होंने बहुत ज़्यादा शराब नोशी शुरू कर दी। जब यह बात मालूम हुई मधुबाला जी को कि अब उनकी सेहत पहले ऐसी नहीं रही और वो इतना एडिक्ट हो गए हैं तो उन्होंने उनसे मुलाकात की और उनको समझाया और ये प्यार का ताल्लुक़ देखिए कि कैसा गहरा था कि वो सिर्फ़ मधुबाला जी के कहने पे ही समझ गए और वापस अपने रूटीन में आए। ये फ़िल्मों का सफ़र इस तरह जारी रहा और मधुबाला जी अपने मुख्तलिफ़ फ़िल्म्स के साथ अपने करियर को बढ़ाती रहीं, अपने घर वालों को सपोर्ट करती रहीं। उनके फ़ैन्स बढ़ते रहे और हर दिल पे आस्ता आस्ता जो भी उनको देखता, उनके काम को सुनता, सराहता, उनसे बहुत प्यार करता। सफ़र ये जारी रहा और साल आ गया 1954 जब इनको कास्ट किया गया दिलीप कुमार साहब के साथ एक मूवी में और मूवी की शूटिंग के दौरान दिलीप कुमार साहब और मधुबाला जी की आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बन गई। दोनों बस दिखने में ऐसे लगते कि एक दूसरे के लिए बने हों और एक दूसरे के साथ साथ रहना, अंडरस्टैंडिंग के साथ एक दूसरे का ख्याल रखना। जो केमिस्ट्री डायरेक्टर देखना चाहते थे इन दोनों की एज एन एक्टर और एक्ट्रेस, वो बिल्कुल ओरिजिनल शो होती थी। तो इसका इम्पैक्ट इनके काम पे बहुत अच्छा हुआ और लोगों ने इनके काम को बहुत ज़्यादा सराहा और पसे पर्दा सेट्स के पीछे इनका ताल्लुक़ बहुत ही गहरा और प्यारा बनता चला गया। लोगों ने भी इनकी इस जोड़ी को बहुत पसंद किया, ऑन सेट्स भी और ऑफ द सेट भी। लोग खुश थे कि ये दोनों ही एक बड़े नाम एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहें तो कितना ही अच्छा हो जाए। अब ये वो दौर था कि मधुबाला जी अपने फिल्मी करियर में कामयाब थीं, उनकी ज़िंदगी में प्यार भी था, उनके घर वाले माशाल्लाह एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे उनकी मेहनत की बदौलत और सब चीज़ें बहुत अच्छे से जा रही थीं। क्या खूबसूरत टाइम था उनकी ज़िंदगी का। वक्त गुजरता गया और साल आ गया 1957 का 1957 जब मधुबाला जी ने एक फ़िल्म साइन की दिलीप कुमार साहब के साथ ही, नया दौर से जो लोग शनासाई रखते हैं वो इस मूवी के बारे में जानते हैं कि कितनी ही अपने दौर की बेहतरीन और हिट मूवी रही है। लेकिन नया दौर में हमें मधुबाला जी तो देखने को नहीं मिली, उनकी जगह दूसरी अभिनेत्री ने ये किरदार मुकम्मल किया था। तो आखिर ऐसा हुआ क्या कि फ़िल्म तो साइन हो गई लेकिन फिर भी आगे काम नहीं हो पाया। जब नया दौर की शूटिंग का आगाज़ हुआ तो इसमें मालूम हुआ कि इसकी ज़्यादातर शूटिंग जो है वो आउट ऑफ सिटी होगी और इसके ऊपर जो मधुबाला जी के वालिद थे वो बिल्कुल भी राज़ी नहीं थे कि आउट ऑफ स्टेशन जो शूटिंग है वो उनको काबिल कबूल नहीं थी, वो उस पर रज़ामंद नहीं थे। कुछ लोगों का कहना यह है कि जो मधुबाला जी के वालिद थे उनको दिलीप कुमार जी के साथ इस तरह आउट ऑफ स्टेशन जाके मूवी की शूटिंग करना ये उनको मुनासिब नहीं लग रहा था और कुछ लोग ये राय रखते हैं कि उनको
रिजर्वेशन थी कि वो शहर से बाहर जाके शूटिंग ना करें। और जैसे कि हम तो ये जानते हैं कि मधुबाला जी कितनी ताबेदार थीं अपने वालिद की और उनकी हर कहे को मानती थीं, तो उन्होंने भी इस मूवी को आगे प्रोसीड करने से इनकार कर दिया। अब इसमें यह हुआ कि जो मूवी के डायरेक्टर थे B.R. चोपड़ा साहब, उन्होंने जब देखा कि इस तरह से अब बैक ऑफ किया जा रहा है, तो उन्होंने कोर्ट केस कर दिया मधुबाला जी के ख़िलाफ़। जब ये कोर्ट केस स्टार्ट हुआ तो अब कोर्ट में इनका आना जाना शुरू हो गया और मुख्तलिफ़ एविडेंसेस वहाँ पे पेश होना शुरू हुए। इस दौरान बस प्रॉब्लम ये हुई कि जो दिलीप कुमार साहब थे, इस केस में B.R. चोपड़ा साहब का साथ दिया, क्योंकि वो ये जानते थे कि मूवी को कंप्लीट किए बगैर इस तरह से बीच में छोड़ना ये मुनासिब ना था। और वो दिलीप कुमार साहब अब दिल है न दिल के अरमां है, अब दिल है न दिल के अरमां है, बस मैं हूँ मेरी तन्हा। में दोषी मानते थे मधुबाला जी के वालिद को, तो उन्होंने B.R. चोपड़ा साहब को पूरा सपोर्ट किया कोर्ट केस में। अब इस तरफ जब मधुबाला जी ने ये देखा और उनके वालिद ने देखा कि इसमें दिलीप कुमार साहब जो कि इनकी पसंद हैं, इनके अच्छे ताल्लुक़ में हैं और वो हमारे बजाय किसी और का साथ दे रहे हैं, इस चीज़ ने इनके दरमियान एक रंजिश पैदा कर दी और दूरी पैदा कर दी। ये कोर्ट केस तो कुछ अच्छे बड़े साहिबान के बीच में आने से, मुख्तलिफ प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स के बीच में आने से ख़त्म हो गया और आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो गई। लेकिन इस प्यारे से कपल के बीच में जो दरार आई, उसकी भरपाई नहीं हो पाई। कोर्ट केस भी ख़त्म हो गया और एक दिन दिलीप कुमार साहब ने मुलाकात की मधुबाला जी से और कहा कि अब बस जल्दी से आप अपनी जो मुकम्मल फिल्में हैं इनको जल्दी मुकम्मल कर लीजिए जो अभी ऑन गोइंग हैं, ताकि वो जल्दी से शादी के बंधन में बन जाएं और अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करें। इस पर मधुबाला जी ने कहा कि बिल्कुल मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ की कमी रह गई है, अगर आप उस कमी को पूरा कर दीजिए। तो एक हैरान कुन हो के दिलीप कुमार साहब ने उनसे पूछा कि किस चीज़ की कमी रह गई। इस पे जवाब दिया मधुबाला जी ने कि आपको मेरे वालिद से माज़रत करनी पड़ेगी, उनको सॉरी कहना पड़ेगा। ये बात सुन के दिलीप कुमार साहब को बिल्कुल यकीन ना आया कि ये किस तरह की शर्त अब मेरे सामने रखी गई है। और दिलीप कुमार साहब ने कहा कि नहीं, मैं माज़रत इस पर नहीं करूँगा और किसी भी किस्म का सॉरी या एक्सक्यूज़ मैं नहीं करूँगा। यहाँ दिलीप कुमार साहब अपनी बात पे पक्के थे और वहाँ मधुबाला जी अपनी बात पे पक्की थी। सिर्फ़ एक जुमला, एक एक्सक्यूज़ जो बीच में था, वो एक ज़िद बन गया था, और ऐसी ज़िद जिसने इनके इस ताल्लुक़ को फिर ख़त्म करके ही छोड़ा। मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ में, मुख्तलिफ़ जगहों पे हम ये पढ़ते हैं, हम ये सुनते हैं कि जब से मधुबाला जी दिलीप कुमार साहब के साथ एक अच्छे ताल्लुक़ में बंधी थीं, तभी से कुछ दिलीप कुमार साहब और मधुबाला जी के जो वालिद थे, इनके बीच में कोई अच्छा ख़ास ताल्लुक़ नहीं बन पाया था। एक कोल्ड वॉर, एक अजीब सर जंग हम इनके बीच में देखते थे, सुनते थे, जिसका नतीजा एट दी एंड यही हुआ जो कि इनके सेपरेट होने पे ही मुकम्मल हुआ। इस रुसवाई ने, इस तन्हाई ने मधुबाला जी को बहुत ज़्यादा दुख दिया। ने कहा मत सताइए, अपने आप अपनी राह लौट जाइए। सुनिए जरा, मैंने कहा मत सताइए, अपने आप अपनी राह लौट जाइए। ये वो राहें नहीं जिस पे चल के कोई मेहरबान बैठी जाने जा, शौक से लीजिए। और वो बहुत सदमे में चली गईं। कहीं ना कहीं दिलीप कुमार साहब की भी यही हालत थी, लेकिन मधुबाला जी अब बहुत ज़्यादा सदमे में थीं और इस सदमे से बाहर आने के लिए उनको एक टाइम दरकार था। कुछ दिन गुजरते गए, लेकिन ये मरहम अभी भी आस्ता आस्ता भर रहा था, लेकिन मुकम्मल तौर पे भर नहीं पाया था। फिल्मों के मामलात चलते गए, शूटिंग्स चलती गईं, काम मिलता गया और आगे वक्त मज़ीद चलता रहा। साल आ गया 1958 का, 1958, जब मूवी मिली मधुबाला जी को किशोर कुमार साहब के साथ, चलती का नाम गाड़ी।
अब मूवी की शूटिंग स्टार्ट हुई और दोनों ने काम किया एक दूसरे के साथ। किशोर कुमार साहब के बारे में तो हम जानते ही हैं कैसे अपने फ़न अदाकारी से, अपने शोख चंचल अदाकारी से कैसे सबके दिल को बहलाते थे। मूवी के अंदर भी और पसे पर्दा भी उनकी ये जादूगरी काम करती रही और किशोर कुमार साहब और मधुबाला जी एक दूसरे के करीब आ गए और इनमें एक अच्छा ताल्लुक़ बन गया। जहाँ मधुबाला जी उदास थीं एक ताल्लुक़ ख़त्म होने से, जो कि दिलीप कुमार साहब के साथ था, अब उनको एक राहत मिलना शुरू हुई थी दिलीप कुमार साहब के साथ काम करके और उनको अच्छा महसूस होना शुरू हुआ था। वो गम मुकम्मल तौर पे तो भुलाया नहीं जा सकता था, लेकिन हाँ, तुझे कसम है ऐ दिल तुझे कसम है, तू हिम्मत न हारना, दिन जिंदगी के जैसे भी गुजरे गुजारना, ऐ दिल तुझे। कहीं ना कहीं कुछ अच्छा फील होना शुरू हो गया था। बस अब दोनों के बीच का प्यार ये मज़ीद क़ुव्वत पाता चला गया और दोनों एक दूसरे के करीब आते गए और इन दी एंड डिसाइड ये हुआ कि अब एक दूसरे के साथ शादी कर ली जाए और अपने नई ज़िंदगी के सफ़र को आगाज़ की दिया जाए। अब प्लान चल रहा था इनकी शादी का और अपने नई ज़िंदगी के सफ़र को आगाज़ देना चाह रहे थे। अभी प्लानिंग जारी थी कि शूटिंग के मामलात भी चल रहे थे और एक दिन शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो कि बिल्कुल होना नहीं चाहिए था, जिसके लिए कोई सोच नहीं रहा था, जिसके लिए कोई ज़हनी तौर पर तैयार नहीं था। मधुबाला जी को शूटिंग के दौरान वॉमिट आई, एक खून की वॉमिट, जिससे इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई और इनको फिर ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल दाखिल किया गया। इस दौरान मुख्तलिफ़ टेस्ट होने के बाद, मुख्तलिफ़ चेकअप होने के बाद ये मालूम हुआ कि इनके दिल में बचपन से ही एक सुराख है, जिसके बायस इनकी तबीयत ख़राब हुई है और ये मज़ीद आगे तबीयत को ख़राब करेगी। किशोर कुमार साहब ने ये फ़ैसला किया कि बस हम जल्दी से शादी करते हैं और इलाज के लिए बैरून मुल्क चलते हैं, लंदन या कोई भी अच्छी जगह जहाँ पे इलाज बेहतर से बेहतर हो सके और सेहतयाब हो सकें मधुबाला जी। इस पर मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ और मुख्तलिफ़ रिव्यूज़ में हम ये देखते हैं कि जो वालिद थे मधुबाला के, उन्होंने किशोर कुमार को कहा था कि बेशक अभी आप शादी ना करें, कि उनकी तबीयत की क्या कंडीशन है, पहले उसके बारे में मालूम हो जाए, फिर ही हम आगे इसके बारे में, शादी के बारे में कुछ सोच विचार करेंगे। लेकिन किशोर कुमार की भी और मधुबाला जी की भी यही एक ख्वाहिश थी कि नहीं, हम शादी करके ही चलें। तो 1960 में इन दोनों ने शादी की और दोनों एक अच्छे बंधन में बन गए। ज़िंदगी का नया सफ़र आगाज़ करने के लिए ये सबसे पहले लंदन गए और वहाँ पे किशोर कुमार साहब ने मधुबाला जी का कंप्लीट चेकअप कराया ताकि इनकी कंडीशन के बारे में और इनके इलाज के बारे में बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन मिल सके और इलाज शुरू किया जा सके। लेकिन जब इनके सारे टेस्ट मुकम्मल हुए और सब रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टर ने, जो कि बैरून मुल्क का एक अच्छा डॉक्टर था, उसने यही बताया कि इनके जो दिल में सुराख है उसका एट द मोमेंट उस टाइम पे कोई हल मौजूद नहीं और इनके पास मैक्सिमम 2 साल हैं, ये शायद बस अब 2 साल या इससे भी कम ज़िंदा रह पाएंगी। ये सुनते ही किशोर कुमार साहब के तो बस जैसे पाँव से ज़मीन निकल गई और एक सदमे में आ गए। लेकिन उन्होंने ये ज़ाहिर होने नहीं दिया मधुबाला जी के ऊपर और कमरे से बाहर आकर उनको कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर कह रहे हैं कि हाँ तुम ठीक हो जाओगी, चलो अब चलते हैं अपने मुल्क वापस और ज़िंदगी को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मधुबाला जी को भी ये शक हो गया था, आइडिया हो गया था कि चीज़ें बेहतर नहीं हैं। अगर इलाज का मुमकिन होता तो क्यों वापस मुल्क जा रहे थे, अपने वापस इंडिया आ रहे थे, लंदन में क्यों नहीं ठहरे और क्यों नहीं इलाज मज़ीद क्यों हुआ। तो उनको आइडिया ये हो चुका था कि चीज़ें अच्छी नहीं जा रहीं, इलाज में कोई ना कोई हल मौजूद नहीं है। इंडिया आने के बाद अब मधुबाला जी की तबीयत ख़राब रहना शुरू हो गई। इसमें बेहतरी नहीं आई, बल्कि इसमें रोज़ बरोज़ इनकी तबीयत को मज़ीद नुकसान ही पहुंचता रहा। फ़िल्मों में काम करने से कासिर हो गई थी, काम नहीं कर पा रही थी, सेहत तबीयत उनकी बिगड़ती जा रही थी। और यहाँ किशोर कुमार साहब के साथ जो थे वो अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहती थी, लेकिन किशोर कुमार साहब अपने मसरूफ़ियात की वजह से इनको टाइम नहीं दे पा रहे थे। तो उन्होंने इनको कहा कि क्यों ना आप अपने घर पे चले जाएं, अपने वालिद के घर पे, और वहीं पे रहें, वहाँ पे आपकी अच्छी टेक केयर हो सकती है।
मैं तो काम में बिज़ी रहूँगा, घर पे मुलाजिम कैसे आपकी अच्छी टेक कर सकते हैं, जो कि ख्याल घर वाले रख सकते हैं वो कोई और तो नहीं रख सकता। अब मधुबाला जी अपने घर आ गई थीं। वो बीमार थीं, उनके पास उनके शौहर नहीं थे और अब वो काम के रूटीन में भी नहीं थीं। तो सोचिए कि एक खूबसूरत चेहरा, वो चेहरा जिसने लाखों दिलों पर राज किया हो और अभी भी कर रही हो, एकदम से मुख्तलिफ उनकी दुनिया हो जाए। काम ना वैसे मिल पाए, काम पे जा ना पाएँ, जिससे प्यार किया वो प्यार नहीं मिला और जिससे शादी की उसका साथ नहीं मिल पा रहा। तो उनकी तबीयत, उनकी कैफ़ियत कैसी रही होगी, ये हम शायद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ये इस कर्ब का, इस दर्द का शायद हमारे पास अंदाज़ा लगाने के लिए कोई अल्फाज भी ना हो। इस मकाम पे भी हम मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ और रिव्यूज़ में देखते हैं कि बहुत से लोग यहाँ पे किशोर कुमार को गलत ठहराते हैं कि उन्होंने जब मधुबाला जी को उनकी पूरी सपोर्ट की ज़रूरत थी, प्यार की ज़रूरत थी, वक्त की ज़रूरत थी, तो उन्होंने उनको अकेला छोड़ दिया और अपने घर वापस भेज दिया, जैसे कि बस ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई और बस काम ख़त्म। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो उनके पूरे एक्सपेंसेस को बियर करते रहे और अपने मुख्तलिफ़ मसरूफ़ियात के बायस टाइम निकाल के उनसे मिलने भी जाते थे, उनका हाल चाल पूछते थे। लेकिन मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ रिव्यूज़ यहाँ पे भी सुनने को मिलते हैं। लेकिन जो हक़ है, जो सच है, वो यही कि वो बहुत अकेली थीं इस मौके पे। जिस वक्त उनको सबसे ज़्यादा साथ चाहिए था अपने शौहर का, उस वक्त वो उनके साथ नहीं थे। वक्त इस तरह गुज़रता गया, साल आगे बढ़ते रहे। डॉक्टर ने तो 2 साल का काम को कहा था कि 2 साल का आपके पास टाइम है, लेकिन इनके ऊपर ऊपर वाले की एक रहमत थी कि उन्होंने बहुत सा टाइम मज़ीद निकाल लिया और बीमारी से लड़ते लड़ते बहुत से साल गुजार दिए। इस दौरान मधुबाला जी की सेहत बहुत कम हो गई थी। उनका वेट बहुत कम हो गया था और बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी। उनकी छोटी बहन के इंटरव्यूज़ में हम ये देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि कैसे वो इस बीमारी के साथ पूरी पावर से, पूरी शक्ति से, ताकत से लड़ती रहीं और इस उम्मीद में कि जो ऑपरेशन डॉक्टर ने कहा था कि नहीं हो सकता है वो कुछ एग्जिस्टेंस में आ जाए, हो सकता है वो कोई पॉसिबल हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ न्यूज़ में नहीं आ पाया और ऐसी कोई भी उनको राहत नहीं मिल सकी। मुख्तलिफ़ औक़ात में मधुबाला जी के मुँह से और नाक से लहू बहता था, खून बहता था जब उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ती थी और वो अपने आप को देख के मज़ीद परेशान होती थीं और यही दुआ करती थी कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। यहाँ आपको एक दिलचस्प किस्सा सुनाएं तो जब इनकी तबीयत बहुत ख़राब थी तो दिलीप कुमार साहब इनको देखने के लिए आए, मिलने के लिए आए। उनका पहला प्यार जिनको वो बहुत ज़्यादा पसंद करती थीं और दिलीप कुमार भी जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, जब एक दूसरे के सामने आए होंगे तो क्या मंज़र रहा होगा। अब वो चेहरा नहीं रहा था, अब वो ताल्लुक़ शायद वो ताल्लुक़ भी नहीं रहा था, लेकिन एक चीज़ शायद वही थी जो वो था प्यार, खुलूस, जो दोनों के दिल में अभी भी वैसे ही बरकरार था जैसे कि पहले। और ख्वाहिश ज़ाहिर की थी मधुबाला जी ने कि अगर मैं अच्छी हो जाऊँ तो क्या आप मेरे साथ दोबारा काम करेंगे। तो किस तरह से एक पुरउम्मीद हो के दिलीप कुमार साहब ने कहा होगा कि हाँ, मैं बिल्कुल आपके साथ काम करूँगा, बल्कि बहुत सारा काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे। उस अलविदाई मुलाकात के बारे में ज़रा सोचिए कि उन आँखों ने एक दूसरे को कैसे एक दूसरे को अलविदा कहा होगा कि अब शायद ये आखिरी ही शायद मुलाकात हो और शायद इसके बाद मुलाकात अब कहीं किसी और दुनिया में हो पाए। दोस्तों, ये जंग लड़ते लड़ते साल 1969 का आ गया और 23 फरवरी का वो दिन जो कि इनकी सालगिरह के कुछ ही दिनों बाद आया। मधुबाला जी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई और डॉक्टर ने कहा कि अब इनके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। इनके वालिद ने कॉल की किशोर कुमार को कि तबीयत बहुत संगीन है, आप फ़ौरन यहाँ पे आ जाइए। किशोर कुमार ने कहा कि मेरे बहुत से शोज़ हैं किसी दूसरे शहर में, वो काफ़ी प्लान हुआ हुआ है, लेकिन फिर भी मैं कुछ मैनेज करके पहुँचता हूँ। और किशोर कुमार पहुँच गए मधुबाला जी के पास। घर वाले, डॉक्टर्स अब इनके सिरहाने मौजूद थे। तबीयत बहुत ख़राब थी और शायद ये वक्त आखिर था कि अब मधुबाला जी शायद मज़ीद होश में ना आ पाती। देखते ही देखते ये हसीन रूह, हसीन चेहरा, हसीन किरदार अब दुनिया से रुखसत हो गया। यहाँ पे अगर मैं आपको एक बहुत दुख वाली बात बताता चलूँ तो वो ये है कि
इनकी छोटी बहन अपने इंटरव्यू में बताती हैं कि जब वो इंतकाल कर गई थी और डॉक्टर उनके सराहने मौजूद थे और डॉक्टर ने उनकी इंतकाल को कंफर्म कर दिया था, डेथ को कंफर्म कर दिया था, तो उसके बाद मैंने गौर किया कि उनके आँखों से आंसू बाहर आ रहे थे, निकल रहे थे। तो फ़ौरन उनकी छोटी बहन ने डॉक्टर को कहा, उनके वालिद को कहा कि नहीं देखिए, अभी ये इंतकाल नहीं कर गई, ये अभी ज़िंदा हैं, इनके तो आंसू आ रहे हैं और कैसे किसी मरे हुए शख्स की आँखों से आंसू आ सकते हैं। लेकिन डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया था कि अब इनका इंतकाल हो चुका है। बस तवज्जो ये दिलवाना चाहती थी उनकी बहन के वो किस कुर्ब से गुज़री होंगी, वो किस दुख से गुज़री होंगी जब उनको ये इल्म हो गया था कि मैं अब मरने वाली हूँ, अब शायद मैं नहीं बचूँगी। और उसी दौरान उनकी आंखें नम हुई होंगी और वो आंसू तभी बाहर निकले जब वो इस दुनिया से जा चुकी थी। ये बात सबसे ज़्यादा दुख वाली बात थी जो मुझे इनके मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ में और मुख्तलिफ़ रिव्यूज़ में सुनने को देखने को मिली। वो खूबसूरत किरदार जो कि 14 फरवरी के प्यार वाले दिन को पैदा हुआ, लेकिन उनको कोई भी प्यार अपनी ज़िंदगी का मिल नहीं पाया। कामयाबी तो बहुत मिली, लेकिन जो प्यार की कामयाबी थी, जो ज़िंदगी की कामयाबी थी, वो नहीं मिल पाई। और लाखों करोड़ों अपने मद्दाहों को, फैंस को उदास छोड़ते हुए, अपने घर वालों को उदास छोड़ते हुए, अपने चाहने वालों को उदास छोड़ते हुए, ये खूबसूरत चेहरा और एक खूबसूरत किरदार इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज का एक रिव्यू, हमारा कंटेंट पसंद आया होगा और कोशिश करेंगे कि इस तरह से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे कंटेंट आपके साथ शेयर करते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने आसपास के लोगों का भी बहुत ख्याल रखिएगा। जल्दी आपसे नए कंटेंट के साथ मुलाकात होगी।